Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Abdul Latif. I'm your computer teacher. Today is our 10th lecture of computer science subject. Let's start our today's lecture. Lecture number 10 on computer hardware. Today's topic is a computer hardware. कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। कंप्यूटर हार्डवेयर ऐसे जिस तरह से हमने स्टार्टिंग में कंप्यूटर के टर्म को पढ़ा था कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक की मशीन होती है जिसका काम है रिसीव करना डेटा को, फिर उस डेटा को इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग प्रोसेस करना, फिर उसका रिज़ल्ट डिक्लेयर करना। अब आ जाते हैं उसके बाद दो मेन टर्म्स जो होते हैं वो हैं कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। टुडे इस टॉपिक है कंप्यूटर हार्डवेयर। हार्डवेयर के हवाले से पढ़ेंगे। हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर ऑल द डिवाइसेस व्हिच फॉर्म्स कंप्यूटर, दोज डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। All the physical parts of a computer system are called hardware. All the tangible things according to a computer devices, those tangible devices called hardware. हार्डवेयर जो है ये वो सारी डिवाइसेस जिनको आपस में मिलाने के बाद हम इसको कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, वो सारी डिवाइसेस हार्डवेयर हैं। अब वो कौन सी होती हैं? एक है आपका कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, सीपीयू, बॉक्स, पावर सप्लाई, एवरीथिंग। ये सब के सब क्या हैं? हार्डवेयर हैं। आए डेफिनेशन को थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हार्डवेयर इज द फिजिकल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर दैट रन प्रोग्राम्स एंड एप्लीकेशंस। हार्डवेयर कैन बी सीन एंड टच्ड व्हाइल सॉफ्टवेयर कैन नॉट। हार्डवेयर वो फिज़िकल चीज़ें हैं, फिज़िकल उन चीज़ों को कहा जाता है जो अपनी मौजूदगी दिखाती हैं, जैसे चेयर हो गई, जैसे आपकी टेबल हो गई। तो इस तरह की चीज़ें जो होती हैं ये फ़िज़िकल चीज़ें होती हैं, फ़िज़िकल पार्ट्स होते हैं। तो कंप्यूटर के हवाले से जब हम बात कर रहे हैं तो वो सारी डिवाइसेस जो कंप्यूटर की डिवाइसेस हैं उनके नाम, उनके डिवाइसेस कीबोर्ड हो सकता है, मॉनिटर है, सीपीयू है, और इसी तरह से बहुत सारी और डिवाइसेस जो कंप्यूटर के साथ अटैच होती हैं, सब की सब हार्डवेयर ही हैं। अब ये हार्डवेयर के ऊपर प्रोग्राम, कंप्यूटर के प्रोग्राम चलते हैं, वो हार्डवेयर वर्कआउट करता है। जब कंप्यूटर हार्डवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल द फिजिकल पार्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर, इट इंक्लूड्स द कंप्यूटर केसिंग, उसमें कंप्यूटर केसिंग शामिल हो जाती है। द सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट शामिल हो जाता है। कंप्यूटर मेमोरी आ जाती है। वीजीए ग्राफिक्स कार्ड जो होता है बेसिकली, जिसके थ्रू आपके मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले शो होते हैं। कंप्यूटर का हार्डवेयर जो है वो सब कंप्यूटर की डिवाइसेस जो मिल के कंप्यूटर कहलाते हैं, वो सब की सब डिवाइसेस हार्डवेयर होती हैं। कंप्यूटर हार्डवेयर की जो पिक्चर देखें उसमें हमारे पास क्या केसिंग हो गई। अब इस केसिंग के अंदर क्या शामिल हो सकता है? पावर सप्लाई, डीवीडी रोम, मदरबोर्ड, और इसी तरह से सीपीयू, इसी तरह से सीपीयू के ऊपर फैन, इस तरह से फिर रैम, वीजीए कार्ड, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, और इसी तरह से बहुत सारी डिवाइसेस। ये सब की सब क्या हैं? दीज डिवाइसेस आर कॉल्ड हार्डवेयर। ये सब हार्डवेयर ही हैं। ये फिजिकली मौजूद होती हैं, जिन्हें आप टच कर सकते हैं, और इन्हीं को हम हार्डवेयर कहते हैं। अब आ जाते हैं कि जी सिस्टम यूनिट क्या है। अ सिस्टम यूनिट इज द पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर दैट कंटेन्स द प्राइमरी डिवाइसेस। द सिस्टम यूनिट परफॉर्म्स ऑपरेशंस एंड प्रोड्यूसेस रिजल्ट्स फॉर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस। सिस्टम यूनिट एक ऐसा यूनिट है जो प्राइमरी डिवाइसेस को जो है उसमें मौजूद होती हैं, कंटेन करता है, और ये परफॉर्म करता है ऑपरेशंस और प्रोड्यूस करता है रिजल्ट को। वो ऑपरेशंस कैसे हो सकते हैं? वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस हो सकती हैं। इट इंक्लूड्स द मदरबोर्ड। अब सिस्टम यूनिट में क्या चीज़ें शामिल हो सकती हैं? मदरबोर्ड है, सीपीयू है, आगे सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम हो गई, रैंडम एक्सेस मेमोरी, एंड अदर कंपोनेंट्स एज वेल एज द केस इन विच दीज डिवाइसेस आर एनक्लोज्ड।
और बहुत सारी कंपोनेंट्स, बहुत सारी डिवाइसेस जो इसके साथ शामिल हों। मदरबोर्ड की अगर पिक्चर देखें तो ये आपके सामने मदरबोर्ड की पिक्चर है। ये वो बोर्ड है जो इस केसिंग के अंदर मौजूद होता है और इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी डिवाइसेस अटैच होती हैं। जैसे ये आपको अगर शेप, ये जो जगह नज़र आ रही है ये है माइक्रो प्रोसेसर की जगह। इसी तरह से ये स्लॉट्स नज़र आ रही हैं, ये रैम की स्लॉट्स हैं। इसी तरह से यूएसबी अटैच करते हैं, साउंड कार्ड है आपका मौजूद। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें ये सब की सब इस मदरबोर्ड पे होती हैं और इस मदरबोर्ड पे इन डिवाइसेस को अटैच किया जाता है। मदर ये वो बोर्ड है, बेस बोर्ड है जिसके ऊपर हम सब डिवाइसेस अटैच करते हैं। इस वजह से ये उन सब डिवाइसेस को कैरी करता है। इसी वजह से इस सर्किट को हम कहते हैं मदरबोर्ड। आ जाएं आगे चलते हैं, मदरबोर्ड के हवाले से और पढ़ते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या कहती है। द मदरबोर्ड इज द मेन बोर्ड which connects different parts of कंप्यूटर। ऐसा बोर्ड है, मेन बोर्ड है, अहम बोर्ड है जो बाकी कंप्यूटर के पार्ट्स को कनेक्ट करता है। इट इंक्लूड्स द फॉलोइंग जनरल कंपोनेंट्स। उसके अंदर वो कौन से पार्ट्स होते हैं शामिल? माइक्रो प्रोसेसर जिसे सीपीयू आप कहते हैं, स्लॉट्स मैंने जो अभी आपको बताई, मेमोरी स्लॉट्स हैं। इसी तरह से पोर्ट्स जो मैंने आपको यूएसबी के हवाले से बताया कि जी इस तरह से, तो वो पोर्ट्स हैं। इसी तरह से बसेस, जैसे मैंने आपको बताया कि यहाँ पे हार्ड डिस्क और बाकी चीज़ें कनेक्ट होती हैं तो वो थ्रू द बसेस कनेक्ट होती हैं। इसी तरह से रैम हो गई, रैम स्लॉट के बारे में मैंने आपको बताया। रोम है, ये एक मेमोरी चिप होती है जो उसके ऊपर इंक्लूडेड होती है। एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, और बहुत सारे और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कहाँ कनेक्ट होते हैं? सबके सब मदरबोर्ड के ऊपर कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अदर कंपोनेंट्स, कौन से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन से आ सकते हैं? रेजिस्टर्स हो गया, कैपेसिटर्स हो गया, डायोड्स हो गया, ट्रांजिस्टर्स बोर्ड। तो हम इस बेस बोर्ड को, इस मेन बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। इसके बाद जो एक प्लेस मैंने आपको बताई थी यहाँ पे मदरबोर्ड पे, ये प्लेस जो है आपकी, ये जगह है वो जहाँ प्रोसेसर अटैच होता है। तो आ जाएं प्रोसेसर के ऊपर। ये आपका प्रोसेसर है इस तरह की शेप में। ये भी एक आईसी ही कहें, लेकिन ये वो आईसी होती है जिसका काम है प्रोसेसिंग करना, जिसके बारे में हम 4th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स पढ़ चुके। ये वही प्रोसेसर है, वही माइक्रो प्रोसेसर है जो इस मदरबोर्ड पे अटैच होता है। तो ये एक आईसी तो है, लेकिन जब इसमें प्रोसेसिंग की आईसीज हैं तो इस वजह से इसे आईसी नहीं कहते, बल्कि ये माइक्रो प्रोसेसर कहलाता है। आ जाएं आगे माइक्रो प्रोसेसर्स के हवाले से। सीपीयू, जिसे हम एक और नाम भी देते हैं सीपीयू का, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर बोथ आर द सेम। सीपीयू आर माइक्रो प्रोसेसर, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर का क्या है? दिमाग है। द माइक्रो प्रोसेसर इज अ चिप कंटेनिंग मिलियंस ऑफ टिनी ट्रांजिस्टर्स। ये एक ऐसी चिप है, एक ऐसी आईसी है जिसके अंदर जो है मिलियंस की तादाद में बहुत ही छोटे ट्रांजिस्टर्स मौजूद होते हैं। इसे ब्रेन क्यों कहते हैं? इस वजह से ब्रेन कहते हैं कि जी ये अहम जुज़ है इस कंप्यूटर के अंदर। इस वजह से सारा काम यहीं होता है, प्रोसेसिंग यहीं होती है, इंस्ट्रक्शंस जनरेट यहीं से होती हैं, कंट्रोलिंग यहीं से होती है। तो इस वजह से इसे हम कहते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। These transistors मैनिपुलेट डेटा, डेटा को मैनिपुलेट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। मैनिपुलेट समझ जाएं क्या? कैलकुलेट करती है, डेटा को प्रोसेस करती है, डेटा को। माइक्रो प्रोसेसर परफॉर्म्स ऑल द कैलकुलेशंस नेसेसरी टू मेक द कंप्यूटर वर्क। माइक्रो प्रोसेसर सारी वो कैलकुलेशंस करता है जिससे कंप्यूटर काम कर सके। वो सब की सब प्रोसेसिंग कहाँ होती है? इसी के अंदर होती है, सीपीयू के अंदर होती है। दीज कैलकुलेशंस आर परफॉर्म्ड एट वेरी हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी। कंप्यूटर की ये जो कैलकुलेशंस हैं ये बहुत ही तेज, बहुत स्पीड के साथ कैलकुलेशंस करता है और उसके साथ साथ एक्यूरेसी को भी मेंटेन करता है। माइक्रो प्रोसेसर इज मेड अप ऑफ सिलिकॉन। सिलिकॉन, अब आप 9th क्लास के अंदर है सिलिकॉन, आप केमिस्ट्री में एलिमेंट्स आपने पढ़े होंगे, वहीं सिलिकॉन का मौजूद है, उसके हवाले से वहीं पढ़ लेना।
अच्छा, माइक्रो प्रोसेसर के बाद आगे आ जाते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर की और डिटेल क्या कहती है। माइक्रो प्रोसेसर के कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, इसके अंदर कौन से कंपोनेंट्स हैं? देयर आर 5 कंपोनेंट्स इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर, या माइक्रो प्रोसेसर के 5 कंपोनेंट्स होते हैं। इसी तरह से कौन कौन से हैं वो? नंबर 1 अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, जिसे हम ALU भी कहते हैं। दूसरा है कंट्रोल यूनिट, जिसे CU कहते हैं। तीसरा है क्लॉक, इसी तरह से रजिस्टर्स, इसी तरह से फिफ्थ में कैशे। अब ये 5 कंपोनेंट्स हैं कंप्यूटर के, 1 बाय 1 इन्हें डिस्क्राइब करते हैं। आगे आ जाते हैं हम लोग। ये है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, सबसे पहला कंपोनेंट। ALU स्टैंड्स फॉर द अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ये शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ALU परफॉर्म्स ऑल द एक्चुअल कैलकुलेशंस लाइक अर्थमेटिक ऑपरेशंस। हम अर्थमेटिक ऑपरेशंस के बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं। ये वो कैलकुलेशन, असल में वो कैलकुलेशन करता है जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, या फिर लॉजिकल comparisons, arithmetic addition, subtraction, multiplication and division, these operations are called arithmetic operation. इसी तरह से logical means a comparison between the numbers. Arithmetic operations include addition, subtraction, multiplication and division, while logical comparison includes comparing, selecting and matching of data. डेटा को मैच करता है, डेटा को कंपेयर करता है, इसी को हम कंपैरिजन का काम, या इसे हम कहते हैं लॉजिकल वर्क करता है। दूसरा कंपोनेंट है जी CU, और CU शॉर्ट फॉर्म है, फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट क्या कहता है कि जी कंट्रोल यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द ट्रांसफर ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस अमंग अदर यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंट्रोलिंग यूनिट एक ऐसा यूनिट है जिसका काम है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्रोल करे डेटा के ट्रांसफ़र को, इंस्ट्रक्शंस के ट्रांसफर्स को। कहाँ पे? कंप्यूटर के अंदर बाकी जो यूनिट्स हैं ना मदरबोर्ड के ऊपर, जिस तरह से उनमें इन डेटा को ट्रांसफ़र करवाए, कंट्रोल यूनिट का है। दिस यूनिट कंट्रोल्स द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर। कंप्यूटर के जितने भी पार्ट्स हैं उन सब के ऑपरेशंस को कंट्रोल करना। प्रोसेसिंग ऑपरेशंस but does not carry out any actual data processing operations. ये कैरी नहीं करता प्रोसेसिंग ऑपरेशंस को, सिर्फ वो कंट्रोल करता है। CU functions just like a traffic policeman. ये इस तरह से काम करता है जैसे एक ट्रैफिक पुलिसमैन जो है वो काम करता है। उसका काम क्या होता है? ट्रैफिक को कंट्रोल करना, ट्रैफिक को कंट्रोल करना। तो यहाँ पे भी CU वर्क्स एज अ लाइक अ ट्रैफिक कंट्रोलर। तो ट्रैफिक पुलिसमैन के जो है तरह ये काम करता है। इट मैनेजेस एंड कोऑर्डिनेट्स ऑल द यूनिट्स ऑफ अ कंप्यूटर। ये मैनेज करता है, कोऑर्डिनेशन करता है यूनिट्स जितने भी हैं इस कंप्यूटर के अंदर मौजूद उन सब की। आ जाते हैं आगे, हमारा थर्ड जो है कंपोनेंट, दैट इज द क्लॉक। और ये क्लॉक किस तरह से वर्कआउट करता है? क्लॉक जनरेट्स पल्सेस एंड इंस्ट्रक्शंस आर एग्जीक्यूटेड ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस। क्लॉक क्या करता है? ये जनरेट करता है पल्स। पल्स मैं नीचे आपको इसकी शेप दिखा देता हूं, ये पल्स है। अब ये पल्स जो है ये आपके इस तरह से जनरेट करता है, जिस पे आप देखें ये आपकी लो और ये हाई, और इस तरह से पल्स, ये एक क्लॉक है। अब इस तरह से पल्स जनरेट करता है, उस पल्स की बेसिस पे इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं। यहाँ पे देखें इंस्ट्रक्शन से स्टार्ट टू एग्जीक्यूट हेयर, यहाँ से स्टार्ट होती हैं। इसी के ऊपर जो है वो डेटा जो है वो चलता है, और वो डेटा आपका एग्जीक्यूट होता है या आप कैलकुलेट होता है। तो इस तरह से इंस्ट्रक्शंस जो है इस पल्सेस के ऊपर चलती हैं। और ऑन द बेसिस ऑफ पल्सेस क्लॉक स्पीड इज मेजर इन मेगाहर्ट्ज एंड गीगाहर्ट्ज। आप अगर फिजिक्स भी पढ़ रहे हैं तो हर्ट्स जो है, आप फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी, उसके फ्रीक्वेंसी का जो यूनिट है दैट इज़ अ हर्ट्स। तो हर्ट्स, फिर किलो हर्ट्स, फिर मेगा हर्ट्स, फिर गीगा हर्ट्स। इस तरह से जो है आप इसकी क्लॉक की जो स्पीड है यहाँ से मेगा हर्ट्स से लेके गीगा हर्ट्स, आजकल जो प्रोसेसर्स हैं वो गीगा हर्ट्स के अंदर मौजूद हैं, जैसे शो किया जाता है GHZ के साथ। GHZ के साथ ये सिंबल है इसका, कि हमें पता चले कि ये गीगा हर्ट्स है, ये MHZ मीन्स मेगा हर्ट्स।
इसी तरह से अब इस पल्स के हवाले से द सीपीयू क्लॉक स्पीड इज मेजर्ड इन साइकिल्स पर सेकंड। साइकिल अगर फ्रीक्वेंसी आपने पढ़ी होगी तो एक पूरा साइकिल जो होता है वो 360 डिग्री का होता है, और 360 की डिग्री जो है यानी एक पॉइंट से स्टार्ट होके गोल सर्किल में घूम के वहां तक जब पहुंचेगा, यहाँ से जैसे ये है स्टार्ट हुई है, इसी तरह से ये पोर्शन ये अगर मिलाएंगे तो ये पूरा सर्किल ही कहलाएगा। तो इसी तरह से ये क्या कहलाता है, 360 जो है एक सर्किल होता है इसके अंदर, और ये सर्किल क्या है, ये साइकिल्स पर सेकंड, और एक साइकिल जो है पर सेकंड इज आल्सो नोन एज 1 हर्ट्ज। एक साइकिल जो है वो 1 हर्ट्ज कहलाता है। अब आप हिसाब किताब कर लेना कि मेगाहर्ट्ज में कितने साइकिल्स होंगे और गीगाहर्ट्ज में कितने। अ कंप्यूटर रनिंग एट 1 गीगाहर्ट्ज कैन कैरी आउट 1000 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड। एक अगर गीगाहर्ट्ज पे किसी कंप्यूटर की स्पीड है तो वो थाउजेंड्स मिलियन इंस्ट्रक्शंस जो है एक सेकंड में एग्जीक्यूट करता है। आ जाते हैं हम फोर्थ पे, कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर की फोर्थ जो कंपोनेंट है दैट इज अ रजिस्टर्स। अब रजिस्टर्स क्या होते हैं, ये एक मेमोरी है जो सीपीयू के इनसाइड या सीपीयू के साथ मौजूद होती है। It is temporary storage area that holds the data that is being processed। ऐसा एरिया है स्टोरेज का, मेमोरी का ऐसा एरिया जहाँ पे डेटा स्टोर होता है टेम्पररी बेसिस पे, टेम्पररी बेसिस पे स्टोर होता है, यानी इस वजह तक स्टोर होता है कि उसके ऊपर एग्जीक्यूशन की जाए, उस पर कैलकुलेशन की जाए, फिर वो वहाँ से ख़त्म हो जाता है। इट इज़ आल्सो नोन एज प्रोग्रामिंग मॉडल विच may be of 8 bits, 16 bits और 32 bit और 64 bit। ये रजिस्टर्स की तादाद है जो इनसाइड द सीपीयू मौजूद होती है। कितनी? 8 बिट हुआ करती थी, 16 बिट भी आई, फिर 32 बिट, अब 64 बिट के प्रोसेसर्स जो है वो आपके पास है, उनमें 64 बिट के रजिस्टर्स मौजूद होते हैं। आगे चल के जब मेमोरी में पढ़ेंगे तो 32 बिट और 64 बिट और इस हवाले से और ज़्यादा क्लासिफिकेशन कर लेंगे। तो 4 यूनिट्स हो गए। फिफ्थ यूनिट जो है हमारा दैट इज़ अ कैशे। कैशे क्या है? कैशे इज एन इंटरमीडिएट स्टोरेज। ये इंटरमीडिएट बीच की स्टोरेज है, एरिया है विच इज़ अवेलेबल इनसाइड माइक्रो प्रोसेसर। द इमीडिएट प्रोसेस्ड इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन कैशे। जो प्रोसेस होने के लिए इंस्ट्रक्शंस जाती हैं वो रुकती हैं थोड़ी देर के लिए कैशे के अंदर, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर की स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और इंस्ट्रक्शंस वहाँ तक पहुँचने में टाइम लगाती हैं। इस वजह से बीच में इंस्ट्रक्शंस एक पड़ी हुई होती है कि एक इंस्ट्रक्शन आगे एग्जीक्यूट हो रही है और उसके बैक पे ये इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती है कि ये जैसे एग्जीक्यूट हो तो ये इंस्ट्रक्शन उसके पास अवेलेबल हो जाए। इसी तरह से फिर पीछे से एक और इंस्ट्रक्शन है जो कैशे के लिए वेटिंग में होती है, फिर जैसे ही वो प्रोसेसर में कैशे की इंस्ट्रक्शंस चली जाती हैं तो दूसरी इंस्ट्रक्शन आके कैशे में बैठती है। तो इसी तरह से ये इंटरमीडिएट स्टोरेज एरिया कहलाता है। द कैशे इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इज कॉल्ड इंटरनल कैशे एंड आउटसाइड इज कॉल्ड एक्सटर्नल कैशे। दो कैशेस हैं टाइप की, एक जो माइक्रो प्रोसेसर के अंदर मौजूद होता है कैशे उसे इंटरनल कैशे कहते हैं, और जो माइक्रो प्रोसेसर से बाहर होता है उसे एक्सटर्नल कैशे कहते हैं। आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। तो हार्डवेयर में हमने आज मदरबोर्ड और उसके साथ साथ माइक्रो प्रोसेसर जो है उसके कंपोनेंट्स माइक्रो प्रोसेसर के कंप्लीट किए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव रहा होगा। और अगर यहाँ पे और भी आपके पास अगर कोई कमेंट्स हैं, कोई क्यूरीज हैं तो यूट्यूब चैनल है इसे सब्सक्राइब करें और इसके साथ साथ इसके बेल आइकॉन को दबा दें कि आपके न्यू नोटिफिकेशंस एट द मोमेंट आपके पास मौजूद हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।